हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। ग्रेट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मुकुल और आज आपको बताने वाला हूँ इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए कि जो होती हैं स्टोरेज क्लासेस इन सी लैंग्वेज, उसका क्या इम्पैक्ट है, उसका क्या यूज़ है और मेमोरी के अंदर वो सेव किस तरह से करता है, क्या उसका स्कोप होने वाला है, ये सब बताऊंगा आपको आज। और चैप्टर का नाम है क्या, स्टोरेज क्लासेस इन सी लैंग्वेज। शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि जो कोई व्यूअर इस चैनल पर पहली बार आया है, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और हाँ, बेल आइकन पर तो प्रेस कर ही लीजिए ताकि जब भी कोई किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। सो मैं मुकुल पुरी, आपका अपना मेंटर, जो बताऊंगा आपको आज की इस वीडियो के अंदर कि स्टोरेज क्लासेस क्या होती हैं इन सी लैंग्वेज। सो बात करते हैं पहले स्टोरेज क्लासेस इन सी। इट टेल्स अस अबाउट, ये हमारे को क्या बताएंगे, ये बताती है हमारे को क्या, वेयर द वेरिएबल वैल्यू इज स्टोर्ड, कि जो वेरिएबल की जो वैल्यू होगी ना वो स्टोर कहाँ पर हो रही है। अब बोल देंगे मेमोरी में हो रही है। अब मेमोरी में तो हो रही है, ठीक है, उसकी पर डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, उसका स्कोप क्या है, चीजें जानने वाली बहुत जरूरी है। तो जो हम बात कर रहे हैं ना आज कि स्टोरेज क्लासेस क्या बताती हैं, हम उसके बारे में क्या जानेंगे आज। तो पहला जानेंगे क्या कि वेयर द वेरिएबल वुड बी स्टोर्ड, वेरिएबल स्टोर कहाँ पे होगा, ठीक है। दूसरी चीज, व्हाट वुड बी द इनिशियल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल को हमने जो डिफाइन किया है, डिक्लेयर किया है, लाइक इंटीजर ए इंटीजर बी, उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी अगर मैं वहां पे कोई वैल्यू डिफाइन नहीं कर रहा तो। नंबर 3, उसका स्कोप क्या है, मीन्स वो फंक्शन के अंदर चलेगा या फंक्शन के बाहर चलेगा, मेन के अंदर रखना है या मेन के बाहर रखना है। चौथा, उसके वेरिएबल की लाइफ कितनी है, ठीक है। ये जो 4 पैरामीटर्स है ना जो मैंने आपको बताए हैं, ये हर एक स्टोरेज क्लासेस के लिए जानना बहुत जरूरी है। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें कि स्टोरेज क्लासेस क्या होती हैं, जो डिफाइन करती हैं क्या इन 4 चीजों को, कि इनिशियल वैल्यू क्या रहेगी, गार्बेज वैल्यू रहेगी या नहीं रहेगी, उसका स्कोप क्या है, उसकी लाइफ कितनी है, ये सब हम बात करने वाले हैं आज के इस टॉपिक के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं क्या स्टोरेज क्लासेस इन सी। ये 4 तरह की होती हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया पिछली वाली स्लाइड के अंदर क्या कि उसका स्कोप क्या है, वो स्टोर कहाँ पे होती हैं, उसकी लाइफ क्या है और उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या है। तो ये जो 4 पैरामीटर मैंने आपको बताए हैं ना, ये इनके ऊपर भी अप्लाई होते हैं कि इनके ऊपर 4 स्टोरेज क्लासेस के ऊपर जो अभी आएंगी, जिनका नाम मैंने अभी आपको नहीं बताया, वो नाम क्या है। सबसे पहले आता है ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास। सो अगर मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है एज ऑटोमेटिक के अंदर, तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होने वाली है, उसका लाइफ क्या होने वाला है, उसका स्कोप क्या होने वाला है, ये सब हमें तय करना है, ठीक है। वो हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या होता है। तो पहली क्लास क्या है, ऑटोमेटिक। सेकंड की बात करेंगे क्या, रजिस्टर्स स्टोरेज क्लासेस। तीसरी वैल्यू क्या है, स्टैटिक स्टोरेज क्लासेस। एंड फोर्थ क्या है, एक्सटर्नल। तो जब प्रोग्राम डिफाइन करते हैं ना, जब लिखते हैं वेरिएबल, लाइक वेरिएबल लिया मैंने ए बी सी डी एंड, जो भी मैंने वेरिएबल लिया है, अब वो जो है ना हम लोग 4 तरह से लेते हैं। या तो वो ऑटोमेटिक वे में होगा, या वो रजिस्टर के बेस में होगा, या वो स्टैटिक होगा, या फिर वो एक्सटर्नल होगा। तो हम कैसे कैसे यूज करेंगे और क्यों यूज करेंगे ये भी आपको बताऊंगा एक एक करके, ठीक है। तो बात करते हैं पहले किसकी, ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास की। ऑटोमेटिक मुझे अगर स्टोर करना है तो उसके लिए मुझे समझना होगा कि ये क्लास करती क्या है। नंबर 1, ये जो स्टोर करेगी ना, ये स्टोर करेगी मेमोरी के अंदर, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है, कंप्यूटर की मेमोरी तो होती है ना, रैम बोलते हैं, हार्ड डिस्क बोलते हैं, तो मेमोरी के अंदर ही जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें रजिस्टर्स की, तो मेमोरी में ना जा करके वो स्टोर होता है सीपीयू के रजिस्टर्स के अंदर। तो अभी हम उस पर नहीं पहुंचे हैं, हम कहाँ पहुंचे हैं अभी, सिर्फ ऑटोमेटिक स्टोरेज के ऊपर। तो उसका पहला पॉइंट क्या है कि वो वेरिएबल स्टोर कहाँ पे करेगा, वो स्टोर करेगा हमारे पीसी की सिस्टम की मेमोरी के अंदर। दूसरा, उसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो क्या है, गार्बेज। गार्बेज मीन्स अनप्रिडिक्टेबल। मैंने कोई वेरिएबल लिया है ए बी सी डी, जब मैं उसको प्रिंट कराऊंगा तो हर बारी एग्जीक्यूट करने पर वो नई वैल्यू दिखाएगा, तो वो क्या है, अनप्रिडिक्टेबल, विच मीन्स गार्बेज वैल्यू। तीसरा, उसका स्कोप क्या है, लोकल टू द ब्लॉक, वो ब्लॉक के लिए लोकल रहेगा, ठीक है, जहां पे वो डिफाइन किया गया है। फोर्थ, उसकी लाइफ क्या है, टिल द कंट्रोल रिमेन्स विद इन द ब्लॉक, जब तक ब्लॉक के अंदर उसका कंट्रोल है तब तक वो रहेगा, जैसे ही प्रोग्राम से बाहर आएंगे वो हो जाएगा टर्मिनेट। तो ये है बात किसकी, ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लासेस की। तो इसको आप स्नैपशॉट लेके इसको अपने पेपर पेन से नोटबुक पे आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, या आप इसको सेव भी कर सकते हैं। अब चलते हैं इसके प्रैक्टिकल वे के ऊपर। तो अगर प्रैक्टिकल वे की बात करूं तो मुझे अगर वेरिएबल को लेना है ऑटो, तो एक बात तो क्लियर है क्या कि उसकी जो गार्बेज वैल्यू है वो रहेगी उसकी डिफॉल्ट वैल्यू। मतलब अगर मैंने लिया ऑटो इंट एन, तो एन को जब प्रिंट कराऊंगा तो कुछ भी दे देगा वैल्यू, है ना, विच मीन्स वो गार्बेज वैल्यू दे देगा जो कि होगी अनप्रिडिक्टेबल।
और वो स्टोर कहाँ पे होगी, वो स्टोर होगी मेमोरी में, बट हमें उसका पता लगेगा नहीं वो स्टोर कहाँ हुई है, बट एक्चुअली फिजिकली जो है वो स्टोर मेमोरी के अंदर ही होने वाली है। और वो उसका स्कोप क्या रहेगा, लोकल टू द ब्लॉक, वो उस ब्लॉक के लोकल में रहेगा। तो इसका जो स्कोप है ना, इसकी जो बात करेंगे, इसके ऊपर भी मैं आपको करूंगा डेमोस्ट्रेट इसी स्लाइड के बाद VS कोड के ऊपर, तो बने रहिएगा मेरे साथ। और लाइफ क्या है इसकी, टिल द कंट्रोल रिमेन विद इन द ब्लॉक, जब तक वो ब्लॉक के अंदर है। तो मैं यहाँ पे VS कोड को करता हूँ ओपन। अब मैं लेता हूँ यहाँ पे न्यू फाइल के बाद यहाँ पे लिया टेक्स्ट फाइल, सिलेक्ट अ लैंग्वेज के बाद C, एंड इसको मैं करता हूँ सेव। जैसे ही मैंने सेव किया तो यहाँ पे नाम देता हूँ क्या, मैं देता हूँ ऑटो सी। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा, इंक्लूड जो हमारी हेडर फाइल्स आएंगी, इंक्लूड stdio.h, वेरी नाइस। उसके बाद इंटीजर मेन जो कि है हमारा कंपाइलर फंक्शन, और इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या लिया, इंटीजर n। अब देखो ये क्या होता है यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे इंट n लिया, गॉट इट। इसके आगे मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लगा दूंगा ऑटो। तो यहाँ पे जो n वेरिएबल है ना, उसकी जो क्लास हुई स्टोरेज की, वो कौन सी हुई, ऑटो हुई। अब ऑटो हुई तो ऑटो का मैंने आपको क्या बताया था, जब ये प्रिंट करेगा ना इस वैल्यू को, ठीक है, किस वैल्यू को, मैंने यहाँ पे लिखा क्या, वैल्यू ऑफ n इज %d, तो ये आएगी अनप्रिडिक्टेबल, विच मीन्स गार्बेज वैल्यू। तो मैंने यहाँ प्रिंट करवा दी किसको, n को। तो ऊपर देखो मैंने कहीं डिफाइन किया है कि n की वैल्यू क्या है, नहीं किया है ना। देखिए क्या होता है, मैंने इसको किया सेव और एग्जीक्यूट किया, तो इसका आंसर आएगा क्या, देखो 4194432, 4194432। अब मैं एग्जीक्यूट दोबारा करता हूँ, एग्जीक्यूट किया, फिर सेम वैल्यू आ रही है, सेव किया, एग्जीक्यूट किया, फिर वही वैल्यू आ रही है, विच मीन्स की वैल्यू जो है ना ये अजीब सी आ रही है, गार्बेज सी है ना, जो मतलब जो मैंने डिफाइन ही नहीं की। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ वैल्यू, बाय डिफॉल्ट वैल्यू की n की वैल्यू क्या है, वो है 10। अब मैं करता हूँ सेव, तो अभी आंसर क्या आएगा, अब इसका आंसर आएगा 10, क्योंकि मैंने वैल्यू वहां पे डिफाइन कर दी है 10। लेकिन क्वेश्चन क्या था कि जब अगर मैं वैल्यू वहां पे डिफाइन ना करूं तो अब क्या वैल्यू आएगी, तो अब आएगी गार्बेज। तो ये आपकी हमारी आ गई गार्बेज। ठीक है, ये तो बात से सिंपल वेरिएबल की। अब इसके स्कोप की बात करते हैं। अब स्कोप की बात करते हैं तो वो कैसे होगा देखते हैं। मैंने यहां लगाया मेन ऑटो इंटीजर n के बाद मैं इसको करता हूं यहां पे डिलीट। मैंने यहां पे क्या किया, n की वैल्यू दी 1, तो ये हो गया ऑटो इंट n1। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, इसका ब्लॉक स्टार्ट किया। इसके बाद मैंने यहाँ पे इसी के अंदर डिफाइन किया क्या, ऑटो इंटीजर n इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसी के अंदर फिर मैंने दोबारा लिया ऑटो इंटीजर n इज इक्वल टू 3 और फिर ब्लॉक स्टार्ट किया, ब्लॉक 1। अब इन ब्लॉक के अंदर अगर मैं इनकी वैल्यूज को प्रिंट करवाऊंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे इसका डिफरेंस क्या है। पहले तो मैंने प्रिंट यहाँ पे करवाया और फिर मैंने यहाँ पे एक इस यहाँ पे करवाया printf %d और यहाँ पे n, और उसके बाद फिर मैंने एक यहाँ पे करवाया इस ब्लॉक के अंदर printf %d n कॉलन साइन एंड देन सेव। जैसे सेव किया, एग्जीक्यूट किया, देखिए क्या वैल्यू आई 332। अब ये 332 क्यों आई, अब ये बात समझने की है। ठीक है, अब यहाँ पे जब ऑटो इंट n1 आया तो इस ब्लॉक में आ गया, इस ब्लॉक में आया तो n की वैल्यू यहाँ पे 2 हो गई। फिर इस ब्लॉक में आ गया, अब इस ब्लॉक में आया तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, 3 हो गई। अब जब 3 हुआ तो 3 होने के बाद जब इस ब्लॉक में आया तो यहाँ पे 3 प्रिंट हो गया। अब जब 3 प्रिंट हुआ तो 3 प्रिंट हुआ, जब लूप से बाहर आ गया तो दोबारा प्रिंट हो गया, क्योंकि वहां पे स्कोप क्या था, अभी उसकी वैल्यू पहले 1 थी, 1 के बाद यहाँ पे 2 आई, 2 के बाद जब 3 आई तो जब यहाँ पे प्रिंट किया 3 तो पहला 3 प्रिंट हो गया इधर। ठीक है, और जब इसके बाद आया तो अभी n की वैल्यू क्या है, 3 तो है, तो यहाँ पे दोबारा 3 प्रिंट हो गया। अब जब इस स्कोप में आया तो ये स्कोप कौन सा है, ये स्कोप आपका है ये वाला। ठीक है, लाइन नंबर 4 के अंदर। तो जब ये 4 के अंदर आया था तो उस समय n की वैल्यू क्या थी, 1 थी, जब यहाँ पे 2 हो गई तो यहाँ पे प्रिंट हो गया 332। अब इसको मैं चेंज करता हूं। अब इसको चेंज कैसे करता हूं, देखिए बात को, मैं इसको यहां से करता हूं डिलीट, इस स्टेटमेंट को, और मैंने यहां पे प्रिंट किया इधर, और उसके बाद फिर मैंने प्रिंट किया इसके बाहर। अब देखिए क्या रहता है, अब होगा 321। कंपाइल किया, सेव किया और एग्जीक्यूट किया, देखिए आ रहा है 321। अब कैसे आया समझिए बात को। इसका स्कोप क्या कहता है कि ऑटो इंटीजर n की वैल्यू है 1 तो इसके ब्लॉक में आ गया, फिर ऑटो इंटीजर n इज इक्वल टू 2 फिर इस ब्लॉक में आ गया, फिर ऑटो इंटीजर n3 फिर इस ब्लॉक में आ गया। जब इस ब्लॉक में आया तो ये ब्लॉक प्रिंट कर रहा है क्या, n की वैल्यू, तो n की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 3 प्रिंट हो गया। ठीक है, ये वाला।
उसके बाद फिर वो इस ब्लॉक में यहाँ आ गया, ठीक है, बाहर आ गया। अब इस ब्लॉक में वैल्यू क्या थी, n की वैल्यू 2 थी, तो n की वैल्यू 2 थी तो यहाँ प्रिंट हो गया 2। फिर जब इस ब्लॉक में आया तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या थी 1, तो यहाँ पे क्या हो गया 1। सो ये है आपका क्या कि उसका स्कोप क्या है। तो जितने भी मैं ऑटो इंट के अंदर मैं जा रहा हूं वो उस स्कोप के अंदर जो वैल्यू होगी वो उसको प्रिंट करेगा। सो दिस इज द डिफरेंस, है ना। तो यहाँ पे मैंने बताने का मतलब क्या था कि स्टोरेज क्लासेस का इंपैक्ट ये पड़ता है। तो अगर आप चाहते हो कि वैल्यू को आपने इस तरह से करना है मैनिपुलेट कि उस लेवल वैल्यू क्या थी, इस लेवल वैल्यू क्या है, तो आप उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या यूज किया हमने, ऑटो का। ऑटो के बाद हम बात करते हैं रजिस्टर्स की। अब रजिस्टर्स क्या होते हैं, इसके लिए मैं दोबारा अलग फाइल बनाता हूं। मैं करता हूं यहाँ पे सेव, सॉरी मैं करता हूं यहाँ पे न्यू फाइल। न्यू फाइल के बाद करता हूं टेक्स्ट फाइल एंड सिलेक्ट अ लैंग्वेज, उसके बाद सी लैंग्वेज, और फाइल को सेव करता हूं register.c। सबसे पहले मैंने क्या लिया यहाँ पे, लाइब्रेरी ली, इंक्लूड stdio.h, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया इंटीजर मेन एंड ब्लॉक स्टार्ट एंड ब्लॉक बंद, और उसके बाद मैंने यहाँ पे कर लिया क्या, रिटर्न 0। अब अगर मैं यहाँ पे करता हूँ क्या, इंटीजर n इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे जो मैंने ऑटो लगाया था यहाँ पे लगा लूंगा रजिस्टर। अब इससे क्या होगा कि ये जो n की वैल्यू 1 है ना, सबसे पहली चीज ये आपकी स्टोर होगी कहाँ पे, सीपीयू के ऊपर। अगला पॉइंट हमारा क्या था, रजिस्टर स्टोरेज क्लासेस। तो ये क्या कहता है, ये जो स्टोरेज होगी हमारी कहां पर होगी, मेमोरी की जगह पर होगी, सीपीयू में। इससे क्या होगा, प्रोग्राम का फास्ट चलेगा, वैल्यू आपकी फास्ट एक्सेस होगी। दूसरा क्या है, डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगी, फिर उसकी गार्बेज रहेगी। तीसरा क्या है, स्कोप लोकल रहेगा उसका, और उसका जो लाइफ रहेगा वो भी तब तक रहेगा जब तक वो ब्लॉक में एग्जिस्ट करता है, राइट। तो सेम फर्क है, कोई डिफरेंस नहीं है कि इसमें ऑटो और इसमें, सिवाय उसके कि ऑटो जो है वो स्टोर करता है आपका मेमोरी के अंदर, और जो रजिस्टर्स है वो स्टोर करता है सीपीयू के अंदर। उससे फर्क क्या होगा कि मेमोरी से पिक करने के लिए टाइम लगता है, और सीपीयू की वैल्यू तो सीपीयू के अंदर ही होती है, जिससे वैल्यू फास्ट पिक होती है, प्रोग्राम का फास्ट चलता है। बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं n इज इक्वल टू 1 को हटा दूं तो आप देखेंगे यहाँ पे कि कोई वैल्यू डिफाइन नहीं है ना। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रिंट एफ करता हूँ, %d लगाता हूँ, और यहाँ पे करता हूँ n की वैल्यू को प्रिंट। अब जब प्रिंट करूंगा तो आप देखेंगे क्या, सेव किया मैंने और एग्जीक्यूट किया तो देखेंगे n की वैल्यू क्या आई, गार्बेज 2289664, जबकि मैंने यहाँ पे डिफाइन ही नहीं करी। सो दिस इज द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्टोरेज क्लासेस, कौन सी, रजिस्टर्स। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, स्टैटिक की। अब स्टैटिक हमारा जो स्टोरेज क्लास है ना, बहुत यूज होती है। कैसे बताता हूं आपको। पहला क्या है कि इसकी जो मेमोरी है, स्टोरेज वहां पर होती है मेमोरी के अंदर। दूसरा क्या है, डिफॉल्ट वैल्यू होती है 0, ठीक है। मतलब अभी तक क्या था कि हमने इंट लिया सिंपल ऑटो में, या फिर लिया रजिस्टर्स के अंदर, तो वहां पे वैल्यू होती थी गार्बेज, है ना, जो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू थी। बट यहाँ पे क्या है, डिफॉल्ट वैल्यू 0 है। तो अगर मैं किसी वेरिएबल के आगे लगाऊंगा ना स्टैटिक, उसको डिफाइन नहीं करूंगा, प्रिंट कराऊंगा, उसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या आएगी, 0 आएगी। और सबसे बड़ी चीज वो क्या है, लोकल टू द ब्लॉक इन विच वेरिएबल इज डिफाइंड, जहां पे डिफाइन किया गया है वो उसके लोकल तक चलेगा। और सबसे बड़ी चीज जो डिफरेंस के अंदर आया है दोनों से, वो क्या है कि वैल्यू ऑफ द वेरिएबल परसिस्ट बिटवीन डिफरेंट फंक्शन कॉल। तो जितने फंक्शंस मैं कॉल करूंगा उस हिसाब से जो उसकी वैल्यू होगी ना वो अलग अलग होगी। मतलब अगर एक फंक्शन के अंदर वैल्यू ये है ना, तो अगले फंक्शन वैल्यू चेंज होगी, दूसरे अगले चेंज में और चेंज होगी। तो जो चेंज हुई है वो उसी के लिए थी, पहले वाले के लिए नहीं थी। तो जिस फंक्शन में वो चेंज होती गई है ना, वो उसी के लिए वैल्यू रही है, किसी और के लिए वो नहीं रही। तो ये स्टैटिक की इंपॉर्टेंस है। तो चलिए करते हैं डेमोस्ट्रेट इसका। पहले तो मैं यहाँ पे खोलता हूँ, इसी के ऊपर मैं काम कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं रजिस्टर की जगह लगाता हूँ क्या, स्टैटिक। अब स्टैटिक लगाया और सेव किया, और मैंने यहाँ पे किया एग्जीक्यूट, तो आप देखेंगे डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे क्या आई, 0, क्योंकि मैंने यहाँ पे डिफाइन तो कुछ किया नहीं। तो यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू क्या आई, 0। सो सबसे पहली चीज हमारी ये हो गई स्टैटिक की। इसके बाद समझते हैं क्या जो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, प्रोग्राम को बहुत आपके काम आने वाला है। मैं इसको करता हूं यहाँ पे रिमूव, और यहाँ पे एक फंक्शन लेता हूं जिसका नाम लिया मैंने क्या, inc ब्लॉक स्टार्ट ब्लॉक बंद एंड कॉलन साइन। फिर लिया मैंने inc ब्लॉक स्टार्ट ब्लॉक बंद, फिर लिया मैंने inc ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद। ये यहाँ पे मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। इन तीनों को मैंने, इस फंक्शन को बेसिकली मैंने क्या किया, 3 बार कॉल किया। लेकिन क्वेश्चन ये है कि डिफाइन तो मैंने किया नहीं। तो मैं मेन से बाहर आया और यहाँ पे जो फंक्शन था ना inc, उसको मैं डिफाइन करता हूँ। अब ये हो गया यहाँ पे डिफाइन। अब इसका मैंने एक वेरिएबल लिया स्टैटिक इंटीजर n, जिसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे ली मैंने 1। तो स्टैटिक n है। अब ध्यान देखना, ठीक है, inc फंक्शन में डिफाइन कर रहा हूं। तो ये बेसिकली लाइन नंबर 10 पे यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूं यहाँ पे कि वो फंक्शन क्या परफॉर्म करे। तो ये है फंक्शन डेफिनेशन।
दो कमेंट आएंगे यहाँ पे, दो बार फॉरवर्ड स्लैश आएगा तो कमेंट बनेगा। तो स्टैटिक यहाँ पे क्या हुआ, इंटीजर n की वैल्यू यहाँ पे हो गई 1। ठीक है, 1 करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको करूंगा प्रिंट। तो मैंने यहाँ पे लगाया प्रिंट एफ परसेंटेज डी और यहाँ पे आया क्या n। तो n की वैल्यू मैंने प्रिंट कर दी और उसके बाद मैंने क्या किया, n इज इक्वल टू n प्लस 1 इंक्रीमेंट कर दिया 1 का और इसको करता हूं मैं सेव। ठीक है, अब मैं करता हूं एग्जीक्यूट। जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट किया इसको तो यहाँ पे वैल्यू क्या आई 1 2 3। अब 1 2 3 कैसे आई देखते हैं। आप देखिए यहाँ पे कि मैंने पहले फंक्शन लिया inc। ठीक है, जैसे ही मैंने कॉल किया आप देखेंगे ये फंक्शन पे चला गया inc पे और यहाँ पे क्या है, एक n की वैल्यू डिफाइन की है 1 जो कि स्टैटिक टाइप की है। तो स्टैटिक वैल्यू क्या होगा कि जो आपकी लास्ट वैल्यू थी ना उस फंक्शन के लिए वो वैल्यू को स्टोर करेगा। तो स्टैटिक जो है इस फंक्शन के लिए जो inc पहले वाली कॉल थी हमारी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, n की वैल्यू 1 है, प्रिंट किया इसने 1 और 1 प्लस 1 कर दिया 2। अब 1 2 हो गया। ठीक है, अब 1 2 हो गया, सॉरी n जो है 2 हो गया। तो जब यहाँ पे लाइन नंबर 4 से फिर ये 5 पे आएगा तो inc दोबारा कॉल हो गया। अब दोबारा जब कॉल हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, स्टैटिक इंटीजर n इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे जो है ना ये 1 लेगा नहीं, ये क्या लेगा, ये 2 लेगा। क्योंकि जो n की वैल्यू है ना वो क्या है, स्टैटिक है, जो कि लास्ट वैल्यू को स्टोर रखता है। तो यहाँ पे क्या हुआ 2। अब जब यहाँ पे 2 प्रिंट किया तो यहाँ पे हो गया 2 प्लस 1 3। अब जब यहाँ से ऊपर चला गया लाइन नंबर 5 पे और फिर 6 पे आया तो inc दोबारा कॉल हुआ। अब दोबारा कॉल हुआ तो यहाँ पे स्टैटिक इंटीजर लिया n इज इक्वल टू 1 जबकि इसकी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि जो लास्ट वैल्यू थी वो क्या थी, 3 थी। अब जो 3 थी तो यहाँ पे 3 प्रिंट हो गया और यहाँ पे हो गया 4। अब जब 4 हो गया तो जब ऊपर गया तो इसने कुछ किया नहीं, रिटर्न 0 किया और यहाँ से आ गया बाहर। इसीलिए आपका जो आउटपुट आई है यहाँ पे वो क्या आई है, वो आई है आपकी 1 2 एंड 3। सेव एंड देन एग्जीक्यूट। ये देखिए 1 2 3। अब अगर मैं यहाँ पे स्टैटिक को निकाल दूं और अकेला इंट लिखूं तो अब पता क्या होगा, अब होगा 1 1 1। देखते हैं, कंट्रोल एस एग्जीक्यूट किया, ये देखिए 1 1 1 3 टाइम्स 1 आया ना, क्योंकि इसने अब क्या लिया, हर बारी वैल्यू n की 1 ली। तो डिफरेंस क्या है, जब मैं यहाँ पे स्टैटिक ले लूंगा ना तो वो लास्ट वाली वैल्यू को अपने पास रखेगा और उसके ऊपर परफॉर्मेंस करेगा। तो देखिए 1 2 3 आपका आ गया। इसका मतलब यहाँ पे क्या था जो मैंने आपको बताया था, उसकी जो लाइफ है ना वो लाइफ क्या है कि वैल्यू ऑफ द वेरिएबल परसिस्ट बिटवीन डिफरेंट फंक्शन कॉल। इतने फंक्शन कॉल होंगे ना तो उसकी जो वैल्यू रहेगी वो सेम रहेगी। इस चीज का आपको ध्यान देना है। ठीक है, चेंज सेम मतलब कि जो चेंज होके आई थी, जो वैल्यू वहां पर डिफाइन की गई है ऑलरेडी वो नहीं रहेगी, वो सिर्फ फर्स्ट टाइम के लिए रहेगी। लेकिन फर्स्ट टाइम जहां से स्टार्ट हुआ उसके बाद जितने फंक्शंस कॉल्स होंगी, जितने बार वो वैल्यू को चेंज करेगा तो वो चेंज वाली वैल्यू इफेक्ट में आएगी, ना कि जो सबसे पहले वैल्यू ली थी हमने वो वाली वैल्यू आएगी। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये था पावर किसकी, स्टैटिक की। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो आपका आता है एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। अब इसका जो स्कोप है ना ये होता है ग्लोबली। ग्लोबली कैसे होता है, क्योंकि हम जो वेरिएबल डिफाइन करते हैं अभी तक कहाँ किया हमने, मेन में किया है, बट ये मेन से बाहर करेंगे। तो मेन से बाहर करेंगे तो उसका जो स्कोप है वो बढ़ जाएगा। विच मीन्स ये पहला इसका स्टोरेज क्या है, वो है मेमोरी। दूसरा क्या है, डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगी 0 और स्कोप क्या रहेगा, ग्लोबल। ग्लोबल कैसे रहेगा आपको मैं अभी डिफाइन करूंगा आपके प्रोग्राम के अंदर। उसके बाद लाइफ कब तक रहेगी, जब तक उसका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में रहेगा। जैसे प्रोग्राम से बाहर आया तो वो अपनी वैल्यू लॉस करेगा, नहीं तो वैल्यू रहेगी। मैं यहाँ पे करता हूँ एंटर और मैं यहाँ पे खोलता हूँ VS कोड का प्रोग्राम। ठीक है, इन सबको मैं यहाँ पे करता हूँ रिमूव और यहाँ पे कोड करता हूँ दोबारा। तो मैंने यहाँ पे लिखा इंटीजर मेन ब्लॉक स्टार्ट ब्लॉक बंद। अब मैं क्या करूंगा, मेन के बाहर मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा क्या कि इंटीजर n की वैल्यू ये है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या कि इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ और आपको चेक कराता हूँ, क्योंकि इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो क्या होती है 0। तो मैंने यहाँ पे किया सेव, एग्जीक्यूट किया तो डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे क्या आई 0। मैं इसको पहले करता हूँ क्लियर, एग्जीक्यूट दोबारा करता हूँ तो देखेंगे आप डिफॉल्ट वैल्यू क्या आई 0। ठीक है, अब 0 आई, मैं यहाँ पे अगर 1 कर दूंगा तो अब यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, अब यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1। तो ये हमारी हो गई 1। तो विच मीन्स कि अगर प्रोग्राम से बाहर मैं डिफाइन करता हूं तो उसकी जो वैल्यू रहेगी ना वो ग्लोबल हो जाएगी। अब ग्लोबल हो जाएगी तो क्या होगा इंपैक्ट, तो जितने फंक्शंस होंगे उसके अंदर भी मैं कॉल कर सकता हूं। कैसे, चलिए देखते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको हटा दिया। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे क्या होने वाली है, मैं कमेंट यहाँ पे कर देता हूं कि बाय डिफॉल्ट वैल्यू इज, ये आपकी रहेगी 0। ठीक है, 0 करने के बाद मैं यहाँ पे मेन पे क्या करूंगा, फंक्शन को कॉल करूंगा। ठीक है, जैसे मैंने पहले किया था। किस केस में, आपके पिछले वाले में कौन सी थी वो, स्टैटिक में। तो मैं यहाँ पे लेता हूं क्या, फंक्शन लिया मैंने कौन सा, इंक्रीमेंट। ये मैंने कॉल किया और
फिर मैंने लिया अगेन इंक्रीमेंट, और फिर मैंने लिया डिक्रीमेंट, और फिर लिया मैंने डिक्रीमेंट। तो ये मैंने 4 बार फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाया, 2 बार लिया इंक्रीमेंट को, 2 बार लिया डिक्रीमेंट को। ठीक है, अभी क्या ये फंक्शन डिफाइन है? नहीं है, क्योंकि ये तो जो मैंने अभी तक यहाँ पे किया है, तो ये क्या है, हमारा फंक्शन कॉलिंग है, राइट। मैं यहाँ पे मेन के बाहर जाता हूँ, फंक्शन को डिफाइन करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिया वॉइड, और सबसे पहले लिया मैंने इंक्रीमेंट फंक्शन, ब्लॉक स्टार्ट ब्लॉक बंद। इसी तरह मुझे फिर एक फंक्शन और लेना है, वो कौन सा लेगा? वो रहेगा आपका फंक्शन डिक्रीमेंट। ठीक है, अब ये करेगा क्या? अब इंक्रीमेंट जो लिया, तो ये सबसे पहले क्या करे, वैल्यू को कर दे इंक्रीमेंट। तो क्या करे, n इज इक्वल टू n प्लस 1, वैल्यू करी इंक्रीमेंट, और यहां पे प्रिंट कर दिया क्या, वैल्यू ऑफ n इज परसेंटेज d, और यहां प्रिंट करवा दिया n को। ओके, इसी तरह जब यहां पे डिक्रीमेंट को कॉल करेंगे, तो मैंने यहां पे लिया n इज इक्वल टू n माइनस 1, और प्रिंट कर दे क्या, वैल्यू ऑफ n इज परसेंटेज d। तो यहां प्रिंट करते हैं किसको, n को। मैं यहां पे करता हूं सेव, और आप समझते हैं प्रोग्राम कैसे काम करेगा। मैं करता हूं यहां पे एग्जीक्यूट। अब एग्जीक्यूट किया तो यहां पे अच्छा स्लैश नहीं ना किए मैंने, तो वहां पे पक गई खिचड़ी सी, मिस हॉच पॉच सा हो गया। तो मैं यहां पे करता हूं \n, और पहले यहां पे करता हूं क्लियर स्क्रीन, और सेव करने के बाद करता हूं एग्जीक्यूट। जैसे मैंने किया एग्जीक्यूट, तो ये क्या बता रहा है कि वैल्यू ऑफ n इज 1, वैल्यू ऑफ n इज 2, और वैल्यू ऑफ n इज 1, फिर वैल्यू ऑफ n इज 0। अब ये क्यों आया समझते हैं। आप देखिए, जब यहां पे n की वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या थी 0, और यहां पे जब मेन में आया तो कॉल किया इंक्रीमेंट को। तो जब इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल किया, तो यहां पे n की वैल्यू क्या होगी, n प्लस 1, मीन 0 प्लस 1 1। यहां पे प्रिंट करवाया n की वैल्यू को, तो यहां पे 1 प्रिंट हो गया। ओके, वेरी नाइस। फंक्शन खत्म हुआ, जंप कर गया स्टेटमेंट पे, यहां से नेक्स्ट वाले पे आ गया। फिर इंक्रीमेंट कॉल किया, इंक्रीमेंट दोबारा से कॉल किया, तो इंक्रीमेंट जब कॉल किया, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो गई, n प्लस 1। तो n की वैल्यू यहाँ पे पहले क्या थी, वो थी आपकी 1, और उसके बाद 1 ऐड किया, तो यहाँ पे क्या हो गई 2। ओके, तो यहाँ पे 2 प्रिंट कर दिया, तो उसके लिए वजह यहाँ पे आपका 2 प्रिंट हो गया। उसके बाद यहाँ पे ऊपर दोबारा चला गया, फिर आ गया डिक्रीमेंट पे। अब डिक्रीमेंट पे आया इधर, तो n की वैल्यू क्या कर दी, n माइनस 1। तो अब n की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, 2 थी, और 2 में से 1 निकाला तो कितना आ गया, 1। ठीक है, जो कि हमारा यहाँ पे इसके बाद 1 प्रिंट हो गया। तो कौन सा प्रिंट हुआ, 1, ये वाला। ठीक है, उसके बाद जब यहाँ से ऊपर गया, तो लाइन नंबर 8 पे आ गया। 8 एग्जीक्यूट करने के बाद लाइन नंबर 9 पे आ गया। अब जैसे ही 9 पे आया, तो फिर ये जंप कर गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या किया, n इज इक्वल टू n माइनस 1। तो अब n की वैल्यू क्या थी, 1, और 1 माइनस 1 क्या होता है, यहाँ पे आंसर आ गया 0। तो यहाँ पे 0 प्रिंट हो गया। तो 0 कहाँ प्रिंट हुआ, देखिए यहाँ पे ये प्रिंट हो गया। उसके बाद यहाँ पे ऊपर चला गया, फिर यहाँ से बाहर आया, प्रोग्राम हो गया खत्म। तो यहाँ पे आपने देखा कि मैंने बताने का मतलब क्या था यहाँ पे, कि अगर मैंने यहाँ पे लिया है उसको ग्लोबली, तो वो किसी भी फंक्शन के अंदर आप वो जो n है ना, वो ना वो इसका वेरिएबल है, ना वो इसका वेरिएबल है, वो तो ग्लोबल है। तो उस ग्लोबल वेरिएबल को जितने मर्जी फंक्शन यूज कर सकते हैं। इसका जो स्पेसिफायर जो एक्सेस है ना, वो लोकल नहीं है, वो ग्लोबल लेवल पे है। तो जो वैल्यू n की रहेगी, वो ही इसको मिलेगी, इसको मिलेगी, इसको मिलेगी, या फिर अगर मैंने कोई और भी बनाया होता तो उसको भी मिलती। सो इन शॉर्ट आज की वीडियो में क्या था, अगर मैं आपको निकालूं कंक्लूजन, तो 4 तरह की हमारी क्या होती हैं स्टोरेज क्लासेस। कौन कौन सी? पहली होती है ऑटो, दूसरी होती है रजिस्टर, तीसरी होती है स्टैटिक, चौथी होती है ग्लोबल। ठीक है, ऑटो की बात करूंगा और मैं बात करूंगा रजिस्टर्स की। तो उसमें फर्क क्या है कि दोनों की जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है गार्बेज, विच मीन्स कि अगर मैं उनकी वेरिएबल की वैल्यू को डिफाइन नहीं करूंगा और जब उसको यूज करूंगा, तो उसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या आने वाली है, 0 आने वाली है। और स्टोरेज की बात करूं, तो जो ऑटो हमारा स्टोरेज क्लासेस है वो स्टोर करता है कहाँ, मेमोरी के अंदर, और जो रजिस्टर्स हैं वो स्टोर करता है सीपीयू के अंदर। स्कोप की बात करूंगा, तो जो ऑटो है उसका जो स्कोप क्या है, वो तब तक है जब तक कि वो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के अंदर है। ठीक है, वैसे ही काम आपका रजिस्टर्स के अंदर है। और लाइफ क्या है, जब तक प्रोग्राम है तब तक वो चलेगा। फर्क आता है किसमें, स्टैटिक और ग्लोबल में। स्टैटिक की जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, वो 0 है। ग्लोबल की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, 0 है। दोनों स्टोर कहाँ होते हैं, मेमोरी के अंदर होते हैं।
फिर मैं बात करता हूँ स्टैटिक की। तो स्टैटिक क्या करेगा, फंक्शन कॉल्स जो होंगी उनके अंदर वैल्यू परसिस्ट करेंगे, मींस वैल्यू को रिटेन रखेगा स्टैटिक के अंदर, विच मींस कि अगर जो हमारी स्टैटिक की वैल्यू अगर एक फंक्शन में वैल्यू स्टोर्ड है, तो जो वैल्यू को हमने मैनिपुलेट किया है, तो जो करंट वैल्यू होगी, तो जब अगला फंक्शन उसको कॉल करेगा ना, तो वो करंट वैल्यू को लेके चलेगा, ना कि पहले वाली वैल्यू को। तो ये है स्टैटिक। और जो लास्ट मैंने आपको बताया वो क्या है, ग्लोबल। और ग्लोबल में क्या होता है कि फंक्शन इतने मर्जी हो, तो मुझे अगर वेरिएबल ग्लोबल लेना है तो मुझे क्या करना होगा, कोई कीवर्ड नहीं लगाना, सिर्फ मुझे उठा के उसको कर देना है मेन से बाहर। आप ऊपर करो नीचे करो कोई दिक्कत नहीं, बट मेन से बाहर होना चाहिए। तो मेन से बाहर क्या करेंगे तो क्या होगा, वो ग्लोबल डिफाइन हो जाएगा, जिसको कोई भी फंक्शन, फंक्शन ए, फंक्शन बी, फंक्शन सी, उसको कॉल कर सकता है एज पर द लेटेस्ट वैल्यू, एज पर द करंट वैल्यू। सो ये था आपका क्या आज का टॉपिक, स्टोरेज क्लासेस इन सी। सो अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों को भी शेयर कर दे, और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जरूरी नहीं कमेंट तभी किया जाए जब आपको कोई डाउट हो। अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तब भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बिकॉज कमेंट्स आर ऑलवेज वेलकम, जो मुझे मोटिवेट करते हैं कि नहीं यार, मुझे कुछ ना कुछ वीडियो लेके आनी है स्टूडेंट्स के लिए। सो कीप लर्निंग विद अस, अपना ख्याल रखिएगा। कोई भी डाउट रहता है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं बेझिझक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। सो बने रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।